जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है। हम लोग टीआरई 2 6 to 8 वाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कर चुके हैं और टीआरई 3 में भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो चुका है। आज हम लोग राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल साइंस करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा अच्छे से उठाना है, मतलब ये तो इसको एक रास्ता की तरह देखिए। ये रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, ये दो चीज होता है सिर्फ स्टूडेंट छात्र के पास देखने के लिए। ये मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। इसको, इसमें जितना रोड़ा है उस सबको दूर करना है धीरे धीरे। ये रोड़ा है, इसमें जो जितना टफ क्वेश्चन आया हुआ है और क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है और कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे कैसा रोड़ा है, कौन पहाड़ है कौन कंकड़ी है, वो सब देखेंगे। आप धीरे धीरे साफ करते जाइए, मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और इसका सही फायदा तभी उठेगा जब शुरू से लास्ट तक देखिएगा हर क्वेश्चन कैसा आया, तब फायदा सही से उठेगा। वरना ऐसे ऊपर ऊपर देखने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा था, सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना ही पड़ता है। इसका पहला क्वेश्चन है 111 नंबर वाला। उसको देखते हैं क्या कहता है। एक आदर्श संविधान के विषय में, एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये कहता है यह जन आकांक्षाओं के प्रकट करता है। बी कहता है यह विश्वास व समन्वय पैदा करता है। सी यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। डी कहता है एक से अधिक। ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग भी दीजिए। इसका आंसर होगा डी नंबर वाला। इसका आंसर होगा डी वाला, एक से अधिक। क्योंकि यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन है? विश्व का पहला, मतलब पूरे दुनिया का पहला लिखित संविधान है यूएसए का। अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान जो है 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। विश्व का प्रथम लोकतंत्र यूएसए है। विश्व का प्रथम लोकतंत्र यूएसए है लिखित में। वैसे तो बोला जाता है भारत का लोकतंत्र लिच्छवी लोकतंत्र जो था वो लिखी अभी के लोकतंत्र की तरह नहीं था, लेकिन लोकतंत्र जैसा ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर वाला। भारत का निर्वाचन आयोग है। भारत का निर्वाचन आयोग है। ए कहता है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। बी कहता है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। सी एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, एक से अधिक। और ई में इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, दीजिए आंसर। इसका आंसर होगा एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका डिफिनेशन कुछ देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग किसमें है? भाग 15 में। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग किसमें है? भाग 15 में। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। कितना से कितना तक? 324 से 329 तक, भाग 15। निर्वाचन आयोग का संविधान में कितना भाग में है? भाग 15। और अनुच्छेद 324 से 329 तक। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। कब हुआ था गठन? 25 जनवरी को 1950 में। 1950 में 25 जनवरी 1950 को इसलिए मतदाता दिवस मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को इसीलिए मतदाता दिवस बनाया जाता है 25 जनवरी, क्योंकि उस समय 25 जनवरी 1950 के दिन ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग के उद्देश्य शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना था। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या है? उसका निष्पक्ष चुनाव कराना, शांतिपूर्ण। राज्य निर्वाचन आयोग का पंचायत राज और नगर पालिका का चुनाव कराने के दायित्व है। जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो सिर्फ, जैसे बिहार का निर्वाचन आयोग है तो बिहार का पंचायत का, नगर निगम का चुनाव वो कराएगा। राज्य का, नगर पालिका का और पंचायत का, बस। और केंद्र वाला जो होता है वो लोकसभा का कराता है, राज्यसभा का कराता है, राष्ट्रपति का कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 113 नंबर वाला। 113 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर वाला, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। एक साधारण विधेयक को कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है ये बताना। एक कह रहा है केवल लोकसभा में, बी कह रहा है केवल राज्यसभा में, सी संसद के किसी भी सदन में, और डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? एक साधारण है, साधारण विधेयक। साधारण पे ध्यान देना। साधारण और विशेष, ये वित्त विधेयक होता है और एक ये होता है
तो देखते हैं साधारण विधायक किसमें रखा जा सकता है। ए कहता है केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी संसद के किसी भी सदन में, डी एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा? सदन के किसी भी सदन में। इसका आंसर होगा सी वाला, साधारण विधायक का बात कर रहा है, धन विधेयक नहीं। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है और साधारण विधेयक को लोकसभा में रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। दोनों में से किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अंतर्गत साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 107 में। साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद नंबर 107 में। साधारण विधेयक जब एक सभा में पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास उसके साइन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या 111 के अंतर्गत अनुच्छेद 111 के अंतर्गत साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं या एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास जो जाता है मतलब दोनों सदन से पास होके, तो राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद के तहत पावर है? 111। वो साइन भी कर सकता है, तब वो संविधान में पास हो जाएगा, मतलब वो कानून बन जाएगा। अगर नहीं साइन किया तो वो एक बार सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए सदन में भेज सकता है। अगर वो पुनर्विचार मान लिया गया तो फिर वो साइन हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। अगर वैसे ही लौटा दिया, मतलब वैसे जैसा था वैसे ही लौटा दिया गया, तो फिर वो बाध्य है राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए। राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। ये मतलब कब मिला है इसको राष्ट्रपति को पावर? राष्ट्रपति को जो एक ये पावर मिला है पुनर्विचार का लिए भेजने के लिए, ये किस संविधान संशोधन में मिला है? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मिला है। कब मिला है? राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेजने का पावर ये संविधान संशोधन है 44 और वर्ष है 1978। 44वां संशोधन 1978 में जब राष्ट्रपति के पास कोई साधारण विधेयक पुनर्विचार के बाद वापस भेजा जाता है तो इसे हस्ताक्षर करना बाध्य है। यदि कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन 6 माह से अधिक समय तक लंबित रखते हैं तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकती है। अनुच्छेद 108 किससे? अनुच्छेद 108 से संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर वाला। धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। ए कह रहा है केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी संसद के किसी भी सदन में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। ये वाला आंसर हम लोग ऊपर देख चुके हैं 113 नंबर वाले में, इसका डिस्कशन हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल लोकसभा में, ए वाला। वित्त विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। धन विधेयक होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में, लेकिन वित्त विधेयक जो होता है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अनुच्छेद 107 साधारण विधेयक के लिए, अनुच्छेद 107 साधारण विधेयक के लिए था जो हम लोग 113 में देखें, और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के प्रक्रिया का उल्लेख है। साधारण विधेयक के प्रक्रिया का उल्लेख 107 में, अनुच्छेद 107, और धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक को आंतरिक रूप से प्रमाणित करने का अधिकार स्पीकर को है। मतलब ये धन विधेयक है कि नहीं ये कौन बताएगा? ये स्पीकर बताएगा। धन विधेयक जब लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में पास हो जाता है तो राज्यसभा 14 दिन के अंतर लोकसभा को लौटा सकता है। मतलब धन विधेयक अगर राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है। उसको पास करेगा तो भी ठीक है, नहीं पास करेगा तो 14 दिन के बाद वो खुद पास माना जाएगा। यदि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करता है, राज्यसभा अगर धन विधेयक में संशोधन करता है तो उस संशोधन से लोकसभा सहमत है तो उस संशोधन सहित अन्यथा पूर्व में लोकसभा, मतलब वो अगर राज्यसभा कुछ संशोधन कर देता है धन विधेयक में तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है लोकसभा तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करता तो जैसा था वो ऐसा मान्य होगा। धन विधेयक राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति से ही लाया जा सकता है। धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। साधारण विधेयक को भेज सकता है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। धन विधेयक पर राज्यसभा को केवल सलाहकारी शक्ति प्राप्त है, क्योंकि उसको कुछ अधिकारी नहीं है राज्यसभा को, वो देखेगा सिर्फ 14 दिन तक पास करे या नहीं करे बात बराबर। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद
10 में धन विधेयक का परिभाषा दिया। किसमें दिया गया धन विधेयक का परिभाषा? अनुच्छेद 110 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 115 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा है ये बताना है। ए कहता है जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। बी कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुलंब निकाय है। सी कहता है संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सत्ता एवं विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। डी तो एक से अधिक होगा, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 115 का? 115 का आंसर होगा सी वाला। संघवाद सरकार की ऐसी एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता एवं विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। क्योंकि संघवाद में शक्तियों का विभाजन लिखित रूप में होती है। केंद्र और राज्य की शक्तियों केंद्र और राज्य की शक्तियों का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। केंद्र या राज्यों अपने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते। यदि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां का उल्लेख करता है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसमें कहा गया अनुच्छेद 101 में नहीं, सिर्फ ओनली एक, जब संविधान स्टार्ट हुआ सिर्फ एक, अनुच्छेद नंबर 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में संविधान के 7वें अनुसूची में शक्ति को बंटवारा किया गया। संविधान के 7वें अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा का जिक्र है, जिसमें तीन विषय है, एक राज्य, दूसरा संघ और तीसरा संवर्ती सूची। 3 सूची है जिसमें राज्य सूची है, केंद्र सूची है और संवर्ती सूची मतलब दोनों से उसका कानून बना सकता है। राज्य बना सकता है उस पर और ये केंद्र भी बना सकता है। जैसे शिक्षा पर दोनों कानून बना सकता है, राज्य भी और केंद्र भी। 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब करा गया था? 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया है। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है। गृह मंत्रालय जो होता है मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया है। जनहितवाद के मामले को लेकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों में से किसी में जा सकते हैं। जनहितवाद की शुरुआत यूएसए में हुआ था। जनहितवाद की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूएसए में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 116 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना है। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना है, कब बना है? ए कह रहा है 2001 में, बी 2002 में, सी कह रहा है 2003 में, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। 16 का आंसर क्या होगा? 116 नंबर का आंसर बी होगा। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना मतलब कब बना ये बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, वर्ष 2002 में। सूचना का सितंबर 2002 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। एनडीए सरकार द्वारा लाया गया सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम के स्थान पर यूपीए सरकार ने इससे अधिक सशक्त कानून लाने की घोषणा की थी। 7 जून 2004 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में, कब? 7 जून 2004 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति ने सरकार के इस संकल्प को दोहराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम प्रगतिशील, भागीदारी आधारित तथा सार्थक बनाया जाएगा। यूपीए सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया। यूपीए सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था। बना था 2002 में, लेकिन यूपीए सरकार लाई थी 2005 में। इसको और सशक्त मजबूत बना के केंद्रीय सूचना आयोग का गठन मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त से मिलकर बनाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था।
सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005। 12 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? लागू हो गया था। पारित में लागू हो गया था कब? 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हो गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हुआ था 15 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 वाला। 117 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? 1949 में कौन सम्मिलित हुआ था, ये पूछ रहा है। ए है मणिपुर, बी है असम, सी है आंध्र प्रदेश, डी है एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मणिपुर। 1949 में मणिपुर शामिल हुआ था भारतीय संघ में। भारतीय संघ में मणिपुर कब शामिल हुआ था? 1949 में। अभी मणिपुर का मामला भी बहुत दिन से चल रहा है, वहां बहुत अफरा तफरी मचा हुआ है, मणिपुर जल रहा है पूरा, तो उसका क्वेश्चन आने का भी पूरा उम्मीद है। जो करंट में रहता है उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये मणिपुर कब शामिल हुआ था भारतीय संघ में? 1949 में, मतलब 50 से एक कम 1949, मतलब वो संविधान लागू भी नहीं हुआ था उस समय, और देश में लोकसभा का चुनाव भी नहीं हो रहा था। तो चुनाव होना स्टार्ट होता कब से? 1951 से 52। वर्तमान में मणिपुर विधानसभा में 60 सदस्य होते हैं। विधानसभा जो है मणिपुर का, उसमें अभी 60 सदस्य है, और लोकसभा में 2 मेंबर सिर्फ। मणिपुर से सिर्फ दो सीट है मणिपुर का लोकसभा में, और विधानसभा में उसका 60 सीट है। राज्यसभा में एक। अनुच्छेद 371 विशेष अधिकार, जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष ये लागू था, 370 विशेष कानून था वो, वैसे मणिपुर को ही मिला हुआ है 371 से। 370 तो हट गया, लेकिन 371 अभी भी है, के अंतर्गत मणिपुर के लिए संविधान में विशेष उपबंध का प्रावधान है। जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष उपबंध का प्रावधान था, वहां भी उसका अनुच्छेद अलग था 370, लेकिन ये जो हमारे पूर्वोत्तर का है उसका अनुच्छेद है 371, जिसमें मणिपुर भी है, इसको भी विशेष अधिकार प्राप्त है। भारत में भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भाषा के आधार पर पहली बार आजादी के बाद जो भाषा के आधार पर कोई राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था, कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य बना था। 15 नवंबर 1949 को त्रिपुरा राज्य को भारतीय संघ में मिला लिया गया। त्रिपुरा को कब मिलाया गया था? त्रिपुरा को मिलाया गया था 1949 में, लेकिन 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1949 को त्रिपुरा को ही मिलाया गया था। ये सब पहले विदेश था, भारत का हिस्सा नहीं था, वहां अलग राजा था। ये सबको भारत में मिलाया गया है कानून के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर वाला। 118 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है? सांसद का कार्य है। सांसद का क्या क्या कार्य है ये बताना है। ऑप्शन कह रहा है, ए कह रहा है विधि निर्माण, बी कह रहा है कार्यपालिका की नियुक्ति, सी वित्तीय मामलों का नियंत्रण, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो सीधा दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर कोई बोल देगा एक से अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर होगा क्या? डी एक से अधिक। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 79 80 मतलब 80 से एक कम, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख किया गया है। संसद का उल्लेख किसमें किया गया है? भारतीय संविधान में। उसका अनुच्छेद नंबर कितना है? 79। संसद का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 79, याद रखना है। संसद के अंतर्गत क्या क्या होता है? संसद के अंतर्गत लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। ये तीनों को मिला के संसद कहा जाता है, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा को नहीं, राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होता है। विधायिका, संसद का सर्वप्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना होता है। कानून, वहां जो कानून बनता है, जैसे 370 भी हटा तो कानून बनाकर रखाया गया, सदन में पास हुआ, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में ये पास हुआ। वैसे तो साधारण विधेयक किसी में भी रखा जा सकता है, लेकिन वो सही से याद नहीं रहा कि पहले लोकसभा में रखा गया था कि पहले राज्यसभा में। पहले राज्यसभा में रखा गया था 370 वाला। संसद के अनुमति के बिना कार्यपालिका कोई धन खर्च नहीं कर सकता। संसद के अनुमति के बिना कार्यपालिका जो होता है वो कोई भी धन खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि संसद का उसमें सहमति चाहिए।
कार्यपालिका की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस जो करता है वो कौन पावर देता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये पावर देता है? 75 अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सके। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, और जब प्रधानमंत्री को नियुक्ति कर देता है राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री बोलता है राष्ट्रपति को कि कौन कौन मंत्री को नियुक्त करना है, और जिसको जिसको बोलेगा सिर्फ वही को वो नियुक्त करेगा। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद तब तक बने रह सकते हैं जब तक लोकसभा में बहुमत होता है, क्योंकि लोकसभा में सब सांसद लोग इलेक्ट होके जाता है, मतलब उसका चुनाव होता है। अगर उसका बहुमत ही साबित नहीं हो सका तो उसको फिर सरकार में रहने का हक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर वाला। 119 नंबर वाला क्या कहता है? 119 नंबर वाला कहता है संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। संघ सूची के अंतर्गत शामिल है कौन? कृषि, संचार, रक्षा, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। क्या शामिल है संघ सूची में? एक आप कॉमन सेंस भी लगाइए तो कृषि तो राज्य में होता है, सिर्फ यूनियन स्टेट तो सिर्फ कुछ ही है, लेकिन राज्य तो बहुत सा 28 राज्य है अभी भारत में। इसलिए कृषि जो जमीन वाला मामला है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ये तो खत्म हो गया। रक्षा, रक्षा जैसे केंद्र सरकार में जितने भी बॉर्डर सुरक्षा करता है वो तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो इसमें ये सी वाला आंसर हो गया केंद्र सरकार वाला। और संचार, संचार का भी करता है केंद्र सरकार, तो इसमें होगा क्या आंसर? इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। इसका आंसर होगा एक से अधिक। वैसे ही आप ऑप्शन काट काट के आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, तो उसको ऑप्शन को एक एक काट के आंसर जो बचा उसके तक पहुंच सकते हैं। अगर एक से ज्यादा लग रहा तो वो तो एक से अधिक हो गए, लेकिन अगर एक से अधिक नहीं होगा तो सबको काट सकते हैं धीरे धीरे, और फिर आंसर तक पहुंच जाइएगा खुद ब खुद। संयुक्त संचार, संचार और रक्षा संघ सूची के विषय हैं। संचार और रक्षा संघ सूची का विषय है, इसलिए उससे सिर्फ केंद्र सरकार काम करता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत आजाद होने के बहुत पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ये सर्वप्रथम केंद्र सूची और राज्य सूची के विषय का विभाजन किया गया था। और राज्य सूची और केंद्र सूची ये दोनों बनाया गया था कब? भारत अधिनियम 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में ही बनाया गया था। ये सब अंग्रेजवा बनाया था, अंग्रेज ही बना के गया है। संघ सूची, राज्य सूची ये सबका विषय बंटवारा करके गया था अंग्रेज ही। 1900 कब ये बंटवारा किया था? 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 3 सूचियों का उल्लेख किया गया। जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो होता है ये कब बनाया गया था? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ये उल्लेख करता है संघ सूची का, राज्य सूची का और समवर्ती सूची का। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार काम करेगा उस पर, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य काम करेगा उस पर, और समवर्ती सूची में दोनों काम कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246, भारतीय संविधान जो है 246, कितना? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 में विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 246 में। कितना? 246, पूरा याद कर लीजिए। अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। और ये कब बना था? ये भारत शासन अधिनियम 1935 में बना था। और राज्य सूची, केंद्र सूची का उल्लेख पहली बार बंटवारा हुआ था। राज्य सूची और केंद्र सूची में सिर्फ बंटवारा हुआ था 1919 में ही, और भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 सूची हो गया का उल्लेख हो गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और ये अभी भारत के संविधान जो मौजूदा संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में है? 246 में। तीनों याद कीजिए। बना केंद्र सूची, राज्य सूची में अंतर कब हुआ? 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में। और 3 राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची बना कब उल्लेख हुआ? 1935 में। अधिनियम 1935 के साथ, भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ में, जो जिस समय अंग्रेज था, अंग्रेज ने ही इसे बनाया था। और अभी जो मौजूदा संविधान है उसके अभी किस अनुच्छेद में जिक्र है? 246 में। क्लियर हुआ? अब अगला देखते हैं। हाँ, ये अनुसूची कितने में? ये तो देख लिया हम लोग कि अनुच्छेद 246 में, लेकिन अनुसूची है 7। कितना अनुसूची? अनुसूची संविधान का 7।
और भाग 246, अनुच्छेद 246, और अनुसूची 7वां, और अनुच्छेद 246। मूल संविधान में मूल संविधान में जो 97 विषय थे, मतलब 97 विषय था। संघ सूची में कितना विषय था मूल संविधान में, जब बना था संविधान तब का, तब उसमें 97 विषय था। अभी वर्तमान में 98 है। और राज्य सूची में मूल संविधान में जब बना था तो 66 विषय था, और अभी 59 विषय है। और समवर्ती सूची जिसमें दोनों काम कर सकता है, राज्य भी और केंद्र भी, तो मूल संविधान में 47 विषय, और अभी कितना है 52 विषय। अगला क्वेश्चन 120 नंबर वाला क्या कहता है, देखते हैं। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? स्थानीय स्वशासन मतलब नगर निगम और पंचायत, ये स्थानीय स्वशासन है। कब किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है 1990, बी कह रहा है 1991, और सी कह रहा है 1992। इसका आंसर होगा 1992, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। कितना संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन 73वां था, 73, और वर्ष था अधिनियम 1992, और 1992 में होता। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसमें मिला है? 73वां संविधान 1992 में। और नगर निगम को कब मिला है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला है। पहले पंचायत को 73वां संविधान संशोधन सिर्फ बदला है। पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन मतलब 73, और नगर निगम के लिए 74वां 74। साल एक ही है 1992। नगर पालिका का संवैधानिक दर्जा दिया गया है 1974 संविधान संशोधन 1992 द्वारा। संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को देने का सिफारिश सर्वप्रथम लक्ष्मी सिंघवी समिति ने किया था। जो सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किसने किया था, कौन समिति ने? तो इसका आंसर है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पहली बार कहा था कि पंचायत को संविधान में में इसको जगह मिलना चाहिए, इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। कौन कहा था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। क्या कहा था? कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। 2 अक्टूबर 1952 2 अक्टूबर 1952 2 अक्टूबर 1952 1952 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 याद रखना है। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसाद सेवा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय प्रसाद सेवा की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1953 को। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को, 1993 में, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर वाला। 121 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश से में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, नहीं को पहले घेर दीजिए। ये क्वेश्चन खराब करता है, गलत करता है। ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी इटली, सी बेल्जियम, ई डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ये पूछ रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, ये सब में तो है, इसलिए इसका आंसर होगा ई वाला। ई वाला इसका आंसर होगा। इसका आंसर कौन होगा? ई वाला। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कोई सब में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी में नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 122 नंबर वाला। 122 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट कौन सा है? ए कह रहा है बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत अधिकार, बी कह रहा है सीमित शासन अथवा लोकतांत्रिक प्रभुसत्ता, निजी संपत्ति अथवा सामाजिक समामित्व समावामित्व स्वामित्व, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। इसका आंसर होगा एक से अधिक। कैसे होगा एक से अधिक? क्योंकि क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? धर्म संकट कौन सा है? बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत अधिकार, सीमित शासन अथवा लोकतांत्रिक प्रभु सत्ता, निजी संपत्ति, निजी संपत्ति अथवा सामाजिक समामित्व, स्वामित्व। ठीक, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 123 नंबर वाला। 123 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 123 नंबर वाला क्वेश्चन, एक सौ तेईस नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक स्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? किसको मूल कारण माना जाता है? लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक स्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? 123 का आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए प्राचीन वंशवाली, बी विवादित उद्धव, सी सार्वभौमिक सलापा, डी एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, विवादित उद्भव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 124 नंबर वाला। 124 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सामाजिक काल, समा सम समसामयिक काल, समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? समसामयिक काल में कौन, किस देश को, समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? इसका थोड़ा हम लोग ऊपर में बात किए थे, चर्चा इसका हुआ था ऊपर में। इसका आंसर होगा ए, भारत। विश्व का प्रथम गणराज्य, विश्व का जो पूरे दुनिया का पहला गणराज्य कौन था? लिच्छवी गणराज्य, जो भारत में था, भारत में था। आधुनिक काल में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका में हुआ, आधुनिक काल में अमेरिका में हुआ, लेकिन जो पहली बार लोकतंत्र का थोड़ा मिलता है, वो कहाँ मिलता है? लिच्छवी गणराज्य में, जो भारत से था। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ था। विश्व में आधुनिक संदर्भ में गणतंत्र गणराज्य की शुरुआत फ्रांस से हुआ है। गणराज्य की शुरुआत कहाँ से हुआ विश्व में आधुनिक रूप में? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर वाला, 125 नंबर वाला। 125 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किसने स्वतंत्रता की स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की है? ए कह रहा है टी एच ग्रीन, बी जी डी एच कोल, सी जे एस मिल, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 125 का आंसर होगा ए। 125 का आंसर ए वाला होगा, टी एच ग्रीन। ये सब क्वेश्चन कहाँ से देता है? ये सब एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा थ्योरी, तब ये सब क्वेश्चन निकलेगा। इसका कुछ देख लेते हैं विश्लेषण। टी एच ग्रीन ने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की थी। क्यों? ग्रीन की राजनीतिक दर्शन उनकी नैतिक प्रणाली पर विस्तृत था। ग्रीन के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता आदर्श उद्देश्य की इच्छा करने की सुविधा को कहते हैं। ग्रीन के अनुसार क्या था? ग्रीन के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता आदर्श उद्देश्यों की इच्छा करने की सुविधा को कहते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने की छूट नहीं, मनमानी करने की छूट स्वेच्छाचारी को कहते हैं। जेडीएच कोल बेफियन सोसाइटी से संबंधित है। जेडीएच कोल जो था फेबियन सोसाइटी से संबंधित थे। कोल सहकारी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। फेबियन समाज ब्रिटेन के एक सुधारवादी विचारधारा है। फेबियन समाज जो था ब्रिटेन का एक समाजवादी विचारधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 126 नंबर वाला। 126 नंबर वाला 126 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? ये कहता है स्वतंत्रता के लिए, बी कल्याण के लिए, सी विकास के लिए, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 126 का आंसर सीधा डी होगा। ऐसे क्वेश्चन सबका आंसर डी, स्वतंत्रता कोई एक चीज के लिए नहीं है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 127 नंबर वाला। 127 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है?
भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये आसान क्वेश्चन है। ए सुकुमार सेन, बी बी एन राव, सी वी के कृष्णा मेनन, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। 127 नंबर का ये आंसर। सुकुमार सेन जो थे वो प्रथम लोकसभा के चुनाव जो हुआ था 1951-52 में, उसको देख रेख इन्होंने नहीं किया था। प्रथम लोकसभा का चुनाव 68 चरणों में हुआ था। प्रथम लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो कितने चरण में हुआ था? वो 68 चरण। कब हुआ था? 1951-52 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर वाला। 128 नंबर 128 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? आवश्यक संस्था कौन सी नहीं है ये बताना है। ए ऑप्शन है चुनाव आयोग, बी न्यायपालिका, सी योजना आयोग, डी एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सीधा होगा और नहीं है बोला गया है। ये नहीं पे ध्यान रखना, नहीं है बोला गया तो इसका आंसर होगा 128 का सी वाला, योजना आयोग। योजना आयोग को कब लाया गया था? ये लाया गया था 15 मार्च 1950 में। कौन लाया था? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। योजना आयोग की स्थापना जॉन मथाई के प्रस्ताव के में हुआ था। जो योजना आयोग का आया था वो किसके प्रस्ताव पर आया था? जॉन मथाई के प्रस्ताव पर। योजना आयोग की स्थापना की सिफारिश केसी नियोगी समिति ने किया था। सिफारिश किया था केसी नियोगी समिति ने। इसमें सिफारिश किया था केसी नियोगी समिति ने। योजना आयोग की सिफारिश किया था केसी नियोगी समिति ने। योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है। कब समाप्त हुआ है? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अब योजना आयोग कब आया था याद रखना है, 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950। और किसके सिफारिश पर? योजना आयोग किस समिति के सिफारिश पर आया था? केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। कौन समिति थी? केसी नियोगी समिति। इसी के सिफारिश पर आया था योजना आयोग। और कब आया था? 15 मार्च 1950 को। किसने लाया था? उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, चाचा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर वाला। 129 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? लोगों को लोकतंत्र अधिकार क्यों चाहिए? लोकतांत्रिक अधिकार, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? ऑप्शन ए सरकार की जातियों से रक्षा के लिए, बी कहता है अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, डी लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर सीधा दिखाई दे रहा है, बिना सोचे समझे क्यों चाहिए बोला गया है। तो इसका आंसर होगा सीधा डी, एक से अधिक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर वाला। 130 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी भी देश का बात कर रहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण मतलब शुरुआती लक्षण जो होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में कहा गया है संवैधानिक गारंटी, बी कहा गया संवैधानिक उपलब्धता, सी न्यायिक संरक्षण, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर वाला। 131 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के लोगों के लिए कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? भारत के लोगों के लिए कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? ए ऑप्शन कह रहा है जीवन का अधिकार, बी कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, सी कह रहा है एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 131 नंबर वाला इसका भी आंसर वही होगा, सीधा एक चीज नहीं होगा, एक से अधिक होगा। क्योंकि जीवन का अधिकार ही चाहिए। लोकतांत्रिक में सबसे पहला अधिकार तो जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, हम लोग चुनते हैं सरकार वोट देके, वही अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे
132 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता के साझेदारी की प्रथा नहीं है? सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है। ये कह रहा है अमेरिका, बी उत्तर कोरिया, सी जापान, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। सत्ता की भागीदारी प्रक्रिया नहीं है, मतलब वहां वोट नहीं होता, एक ही आदमी शासन करेगा जब तक जिंदा है। वो कहाँ होता है? ए अमेरिका, बी उत्तर कोरिया, सी जापान, एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया इस तरह है, ये उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया साउथ, और ये नॉर्थ। साउथ में तो चुनाव होता है, यहाँ चुनाव होता है। ये चीन में सटा हुआ है उत्तर कोरिया, ये वाला चीन में सटा हुआ है, यहाँ चुनाव नहीं है। तो वहाँ वही भोला बाबा है, क्या नाम है उसका, भोला बाबा का नाम मुंह पे नहीं चढ़ रहा है अभी। तो इसका आंसर होगा बी एक से अधिक, मतलब बी वाला होगा उत्तर कोरिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर वाला। 133 का क्वेश्चन क्या कहता है? 133 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? ये क्वेश्चन क्या बेल्जियम का दिया, वहां कौन सा भाषा बोला जाता है? अब भारत वाले को ये भी जानना पड़ेगा कहाँ कहाँ कौन कौन भाषा बोला जाता है। ये टफ क्वेश्चन में है। इसका ऑप्शन देखिए, ए फ्रेंच, बी जर्मनी, सी डच, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक। वहाँ फ्रेंच भी बोला जाता है और डच भी बोला जाता है। बेल्जियम में लगभग 55% लोग द्वारा डच भाषा बोली जाती है। 55% क्या बोलता है बेल्जियम में? डच भाषा बोलता है। और बेल्जियम में लगभग 40 लोग, मतलब 40% लोग द्वारा फ्रेंच भाषा बोली जाती है। फ्रेंच और डच ये दोनों भाषा बोली जाती है। ये बोला जाता है 55% और ये बोला जाता है 40%। ये बोला जाता है 40%। बेल्जियम में जर्मन भाषा को जनसंख्या का एक छोटा समूह बोलती है, और ये भी बोला जाता है, लेकिन ये छोटा समूह है बोलने के लिए। 55-40 हो गया, 5% बचा, तो जर्मनी 5% बोलता है जर्मन भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर वाला। 134 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? ये कहता है कनाडा। ये कहता है कनाडा, बी कुवैत, सी स्विट्जरलैंड, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड, सी। क्या बोला गया है? सबल शक्ति व्यवस्था, सबल मतलब आसानी से। इसका आंसर क्या हो गया? 134 का सी वाला हो गया, स्विट्जरलैंड। सत्ता का साझेदारी राजनीतिक स्वामित्व बनाए रखता है। सत्ता की साझेदारी से बहुसंख्यक की दबाव से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 135 नंबर वाला। 135 वाला क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ है? कहीं कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कहीं कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ गया ये बोला जा, ये देखना है हम लोग को। ये कहा गया है नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी बोलिविया, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई एक से, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 135 का? 135 का आंसर होगा बोलिविया। बोलिविया साउथ अमेरिका देश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर वाला। निम्नलिखित में से किस देश में फर्डकोर निम्नलिखित में से किस देश में फर्डकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? फर्डकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है। ये कहता है बेल्जियम, बी श्रीलंका, सी बोलिविया, डी एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। 136 का आंसर क्या होगा? सी बोलिविया। फेडविक नाम का एक लोकहित समूह, मतलब वो लोगों का मदद करता है। वो संस्था का क्या नाम है? फर्डकोर। फर्डकोर नाम है, फर्डविक नहीं, फर्डकोर। लोग फिर से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन देखते हैं, ये टफ क्वेश्चन में से है। निम्नलिखित में से किस देश में फर्डकोर
फडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है। इसका आंसर क्या होगा? बोलिविया। बोलिविया में फडकोर नामक लोकहित समूह सक्रिय है, मतलब वो काम कर रहा है लोकहित के लिए। बोलिविया देश में फडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है। फडकोर को जल युद्ध संघर्ष के लिए बोलिविया में जाना जाता है। फडकोर को वहां किस लिए जाना जाता है? बोलिविया में जल युद्ध के लिए, जल युद्ध संघर्ष के लिए। तो यहाँ संगठन समाजवादी पार्टी का समर्थक है। यह संगठन समाजवादी समूह का समर्थक है। फडकोर संगठन आवास विहीन लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए भी सक्रिय था। यह संगठन जल को निजीकरण करने का भारी विरोध किया था। इस संगठन ने जल का निजीकरण करने का भारी विरोध किया था। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जल पूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला था। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल पूर्ति के अधिकार एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। यह फडकोर संस्था कब क्या काम कर रही थी, किस संघर्ष में? सरकार के कोचबम्बा शहर में जलपूर्ति के अधिकार को, मतलब वहां का सरकार जो था बोलिविया का, वो कोचबम्बा नामक जगह का जलपूर्ति के अधिकार को, मतलब इसके अधिकार को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे अभी अडानी अंबानी ये सब है, एक बड़ी कंपनी को बेच दिया। यह कंपनी ने अपने दाम 4 गुना कर दिया। जैसे कोई पहले 1 रुपया में मिल रहा था उसको 4 रुपया दाम कर दिया, 10 रुपये में मिल रहा था तो 40 रुपया कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल, उसका महीने का खर्च आने लगा फिर बहु कंपनी के लेने के बाद 1000 रुपया, जबकि बोलिविया में लोगों की औसत आमदनी ही 5000 थी। पानी का बिल ही आने लगा 1000, और जबकि लोग का औसत आमदनी 5000 ही थी और 1000 पानी नहीं जा रहा था। वर्ष 2000 में भारी जनसंघर्ष के आगे सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करवाया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। अंततः बहुराष्ट्रीय कंपनी को शहर छोड़ना पड़ा। फडकोर संगठन के द्वारा जल को बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंपने के विरुद्ध 1999 से 2000 के बीच बड़ा आंदोलन चलाया गया। 1999 से 2000 तक चलाया गया था, फडकोर संस्था ने चलाया था जल, इसीलिए जल संघर्ष वाला इसे कहा जाता है। बोलिविया सरकार को अंततः 10 अप्रैल 2000 ईस्वी को बहुराष्ट्रीय कंपनी को जो जल संचालन का अधिकार दिया था उसे वापस लेना पड़ा। कब वापस लेना पड़ा? 10 अप्रैल 2000 को। ये 10 अप्रैल 2000 का ये करंट अफेयर था। फडकोर संस्था बहुत नामी हुई थी, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा गया। तो 37 नंबर वाला देखते हैं। ये क्या कहता है? लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या हैं? लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या हैं? ए कह रहा निर्वाचित सरकार, बी लोक कल्याण, सी लोकतांत्रिक सरकार, डी एक से अधिक, ई उसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 137 का 137 का आंसर होगा डी। 137 का आंसर डी। लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? इसका उपलब्धि वही है, निर्वाचित सरकार भी है, लोक कल्याण भी है, लोकतांत्रिक सरकार भी है। ये तीनों इसका उपलब्धि है। लोकतंत्र का उपलब्धि ये तीनों है, इसलिए एक से अधिक आंसर होगा इसका। अब 138 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? निम्नलिखित में से किस देश के किसी देश के अतिरिक्त, मतलब इसको छोड़कर संसार में हर जगह तो लोकतंत्र को पसंद किया जाता है, लेकिन उस देश में पसंद नहीं किया जाता। ये पूछ रहा है कौन देश है वो? उसका ए है श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? सब भारतीय इसका आंसर जानता है, जितना इंडियन है वो सब इसका आंसर जानता है 100%। इसका आंसर है सी पाकिस्तान। यहाँ लोकतंत्र को पसंद नहीं किया जाता है और सब देश में लोकतंत्र को पसंद किया जाता है, इसको छोड़कर, क्योंकि ये लोग का दिमाग घुटने में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? ये कह रहा है सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, बी सबके लिए शिक्षा, नहीं है, ये याद रखना है गोल करने। सबके लिए शिक्षा
सी सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, इसमें तो आर्थिक वाला काम पड़ता है, सबके लिए शिक्षा, इसमें भी आर्थिक वाला काम पड़ता है। और सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार, किसी को मत दे रहे हैं तो ये तो गुप्त मतदान होता है, इसमें पैसा लेना देना दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा सी वाला। इसका आंसर सी वाला, सार्वभौमिक मताधिकार, वरिष्ठ मताधिकार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 326 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार का उल्लेख किया गया। वरिष्ठ मताधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 अनुच्छेद 326 में ही वरिष्ठ मताधिकार का उल्लेख है। वरिष्ठ मताधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 326 में। लेकिन ये याद रखना है कि मूल संविधान में वरिष्ठ मताधिकार का जो उम्र था वो 21 साल था। पहले जो संविधान बना था उस समय मत डालने का मतलब वोट डालने का उम्र था 21 साल। अभी तो 18 साल है। ये 18 साल कब किया गया? ये 61वां संविधान संशोधन मतलब 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वरिष्ठ मताधिकार का उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। 21 साल से घटाकर 18 साल कब किया गया है उम्र? वोट डालने का अधिकार को 21 साल से 18 साल कब किया गया है? ये 61वां संविधान संशोधन संशोधनवा था 61वां और वो साल था 1988। वोट डालने का अधिकार को 21 साल से 18 साल कब किया गया? 1988 में 61वां संविधान संशोधन से। याद रखना है संशोधन जो था इसका आंसर सी होगा। संशोधन कौन सा था? संशोधन था 61वां और ये अनुच्छेद आर्टिकल कितना था? आर्टिकल कितना था? आर्टिकल कितना था ये याद रखना है। ये 326 कब किया गया था? 1988। इसमें से कितना क्या चीज याद रखना है? 3 चीज। सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार में 3 चीज हम लोग को याद रखना है कि उम्र घटाया गया था कब? 61वां संविधान संशोधन 1988 में। और किस आर्टिकल से घटाया गया था? किस आर्टिकल से पावर दिया गया था इसको घटाने का? आर्टिकल 326 वरिष्ठ मताधिकार का जिक्र है, उल्लेख है आर्टिकल 326 में। सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार का उल्लेख मतलब इसमें बात किया गया है वरिष्ठ मताधिकार का। सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार का उल्लेख है, लेकिन इसमें 21 साल था। इसमें जो था उस समय 21 वर्ष था वोट डालने का, लेकिन इससे 61वां संविधान संशोधन 1988 से इसको 18 वर्ष कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर वाला। 140 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 140 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ा? निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ा? ए है नेपाल, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी एक से अधिक। इसमें से कोई नहीं। 140 का आंसर होगा डी। इसका आंसर 100 डी, क्योंकि नेपाल को ही लोकतंत्र प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा नेताओं के बीच राजनीतिक संस्कृति की कमी और लोगों के बीच अपना विश्वास नहीं स्थापित कर पाना। नेपाल में अभी लोकतंत्र के बुनियादी तो अभी तक बना नहीं है वहाँ सही से। वहाँ फिर तो वहाँ नेपाल में तो अभी फिर से मांग हो रहा है कि फिर से राजतंत्र लाया जाए। वहाँ अभी संघर्ष चल ही रहा है। और श्रीलंका में तो तख्ता पलट मतलब ये खतरा आते रहता है। और पाकिस्तान में तो सैनिक शासन, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी मतलब प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का 5 साल पूरा नहीं कर सका है, एक छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर वाला। 141 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब चुनौती नहीं है? इसका आंसर होगा डी। 141 का डी। ब्रिटेन में ही बहुत पहले से लोकतंत्र है। वहाँ राजा तो एक ही होता है, लेकिन और मंत्री के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है।
वहाँ राजा जैसे भारत का राष्ट्रपति है, सिर्फ नाम का सिर्फ सिग्नेचर करता है, वैसे वहाँ का राजा है। बेल्जियम में 1830 में नीदरलैंड से अलग होकर स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। बेल्जियम कब किया था स्वतंत्र होने की घोषणा? नीदरलैंड से 1830 में। बेल्जियम देश में 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 65% जनता लोकतंत्र से संतुष्ट संतुष्ट है। फ्रांस में 48%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर वाला। 142 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती कौन है भारत में? वैचारिक ध्रुवीकरण, ए, बी कहता है आर्थिक ध्रुवीकरण, सी क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, इसका आंसर होगा डी, एक से ज्यादा। चलो, वैचारिक ध्रुवीकरण भी है, आर्थिक ध्रुवीकरण है, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण भी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर वाला। 143 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 143 वाला क्या कहता है? किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है। ए कहता है साम्यवादी, बी उदारवादी, सी प्रेसिडेंशियल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा साम्यवादी, साम्यवादी सरकार। इसका आंसर क्या होगा? ए, साम्यवादी सरकार। जो रूस अपने आप को बोलता है वहां पुतिन कब से है? वो जब तक जिंदा है तब तक वही रहेगा, वही केंद्र के। इस प्रकार राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद है मतलब वहां चुनाव होता है लेकिन वही जीतता है। कैसे जीतता है वहीं का लोग जानता है। साम्यवादी राज्य व्यवस्था में केंद्रवाद को अधिक शक्तिशाली बनाने पर बल दिया गया है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। साम्यवादी में सब चीज जो नियंत्रित करता है वो सरकार नियंत्रित करता है। वहां कंपनी सरकारी होगा, जमीन सरकार का होगा, कोई चीज होगा सब सरकार का। ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार का संपत्ति पर नियंत्रण और निर्धारण का अधिकार होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर वाला। 144 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता है? श्रीलंका का एक लोकतांत्रिक नेता कौन है? ये कहता है श्री माऊ भंडार नायके, बी रानिल विक्रमसिंघे, सी महिंद्रा राजपक्षे, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। 144 का आंसर होगा ई, श्री माऊ भंडारकर। श्री माऊ भंडार नायके 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे और महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे और करानिल विक्रम सिंघे वर्तमान में श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर वाला। 145 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है? किसने दिया था ये? ए कहता है ए हर्बर्ट साइमन, बी जॉनसन वेल्टन, सी रैमजे मेयर, एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। 145 का आंसर 145 का आंसर रैमजे म्यूर। क्या कहा था? लोकतंत्र, पूंजीवाद, उदारवाद सभी एक दूसरे चीज के वैकल्पिक नाम है, मतलब सिर्फ नाम अलग अलग है और सभी वही है। लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर वाला। ये ऐसे क्वेश्चन सबको बुक से ही मिलेगा कहानी पढ़ने पर। अगला क्वेश्चन 146 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है? संसद लोकतंत्र की बुनियादी व्यवस्था कौन है? वो नहीं है बोला गया है। नहीं है को हमेशा गौर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी व्यवस्था नहीं है? एक कहता है शक्ति का पृथक्करण, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई, क्योंकि ये नहीं बोला गया, लेकिन इसमें जो तीनों ऑप्शन है ये सब है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर वाला। 147 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान सभा के
अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर सीधा देखिए, आसान है, सच्चिदानंद सिन्हा। ये अंतरिम अध्यक्ष थे और उसके 3 दिन के बाद ही ये 9 को बने थे और फिर 9, 10, 11 मतलब 11 तारीख को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। 9 दिसंबर 1946 को बने थे। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था, इसका कोई वोट नहीं हुआ था, इसका कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, उसी ने गठन किया था, इसके प्रस्ताव पर हुआ था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था संविधान सभा का गठन। जो संविधान कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। संविधान सभा का प्रथम बैठक, संविधान सभा जो बना था उसका पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 में। उस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। उसी समय जो 9 दिसंबर 1946 में पहला बैठक हुआ था, उसी की अध्यक्षता करा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इस पारकर फ्रांस के गणराज्य से प्रभावित होकर लिया गया। ऐसी परंपरा जो अपनाया गया, ये फ्रांस की गणराज्य से प्रभावित होकर। फिर जो है 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था 1946 को, फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया तो वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर 9 के बाद 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था, वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अंतिम बैठक पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को 1946, ये पहला बैठक। और अंतिम बैठक लास्ट बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? 24 जनवरी। दिसंबर के बाद 24 जनवरी को कब हुआ था? 1950 को। ये अंतिम और ये शुरू भी ठंडी में, लास्ट भी ठंडी में, लेकिन ये जनवरी में। 24 जनवरी, कितना जनवरी में? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 147 नंबर वाला। तो ये तो देख चुके 147 नंबर वाला। अब 148 नंबर वाला देखेंगे। 148 नंबर वाला 148 नंबर वाला क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? किसको माना जाता है? ए राजा को, बी संसद को, सी न्यायपालिका को, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा प्राधिकरण माना जाता है? किसको माना जाता है? वहां के संसद को माना जाता है। भारत में माना जाता है सर्वोच्च किसको? संविधान को। और ब्रिटेन में किसको सर्वोच्च माना जाता है? संसद को। ब्रिटेन में किसको माना जाता है सर्वोच्च? संसद को। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन की संसद किसी भी कानून को सृजन का कोई भी कानून बना सकती है। वहां बोला गया है कि ब्रिटेन के संविधान को मतलब संसद को इतना पावर है कि वो लड़का लड़की को छोड़ के, मतलब लड़का को लड़की नहीं बना सकता, लड़की को लड़का नहीं बना सकता, बाकी सब चीज कर सकता है, ये बोला गया है। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय से चुनौती नहीं दिया जाता है। संसदीय प्रणाली की जननी ब्रिटिश संसद को माना जाता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में संसद संप्रभु संस्था नहीं है। भारत में संसद द्वारा बनाए गए कानून की न्यायपालिका चुनौती दी जा सकती है। मतलब जो भारत में जो कानून बनाया जाता है उसको न्यायपालिका में देखा जा सकता है, उसको चुनौती दिया जा सकता है क्योंकि संविधान के मुताबिक है कि नहीं, लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर वाला। सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? सामुदायिक सरकार
सामुदायिक सरकार बोल रहा है। सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? सत्ता में साझेदारी का प्रकार कौन है सामुदायिक सरकार में? ए है बेल्जियम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, एक से अधिक, और इसमें से कोई नहीं। 149 का आंसर होगा ए वाला, बेल्जियम। सामुदायिक सरकार सत्ता का साझेदारी का प्रकार है बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 150। अगला क्वेश्चन 150 है और ये अंतिम क्वेश्चन है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र से क्या तात्पर्य, मतलब आप इससे क्या समझते हैं लोकतंत्र से? ए ऑप्शन कह रहा है सरकार का शासन, बी लोगों का शासन, सी दल का शासन, डी एक से अधिक। इसमें बड़ी से आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा लोगों का शासन, बी। ये पॉलिटी खत्म हो गया बीपीएससी टीआरई 3 का। बीपीएससी टीआरई 3 का क्या क्या कंप्लीट हो गया? हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी हो गया, और आज पॉलिटी भी हो गया। अब बचा है बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम, जो कैंसिल होकर फिर से हुआ था, वो री एग्जाम का बचा है। उसका भी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। और इस सीरीज का फायदा उठाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसका शुरू से लास्ट तक देखिए। समय लगेगा लेकिन समझना जरूरी है, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रास्ता है, ये हम लोग शुरू में देख चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रास्ता दिखाता है किस ओर जाना है। इसके अलावा सिलेबस होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रास्ता दिखाता है। ये समझ लीजिए टॉर्च का काम करता है, अंधेरे में टॉर्च का काम करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते ही आगे बढ़ते जाइए, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है इससे पता चलता है। तो हम लोग अगला देखेंगे री एग्जाम वाला, बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जाम वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं।